है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल और आज हम लोग इस लेसन में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है जेई प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग जेई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप हो जाए। आपको पता चल जाएगा, इस सारे क्वेश्चन को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा किस लेवल तक आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और किस हद तक आपको पता चल रहा है। तो चैप्टर नंबर यूनिट्स एंड डायमेंशंस, तो आपका पहला चैप्टर होता है, ये आपका 11th फिजिक्स का है ना। बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चंस आपको मिलने वाला है, बहुत ही अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट भी साथ में आपको दिया जाएगा, है ना। तो वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये आ रहा है, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ जी जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इन टर्म्स ऑफ पी प्लैंक कांस्टेंट, इन टर्म्स ऑफ सी स्पीड ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब किससे प्रोपोर्शनल होगा। हमें सबसे पहली बात है यहाँ पे बोला टाइम जो है वो इन टर्म्स ऑफ आपको दिया हुआ है, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम बोल सकते हैं जी है, बट यहाँ पे जी के पावर कितना है वो पता नहीं चल रहा है तो हम पकड़ लेते हैं यहाँ पे ए है। अगेन हम बोल सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच के पावर बी है एंड सी के पावर भी सी है। बात समझ में आ रहा है। तो ये हमारा एक इक्वेशन बना, ये हम डायमेंशन एनालिसिस या इक्वेशन प्रोपोर्शनलिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के हेल्प से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो टी को हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज के जी टू द पावर ए h टू द पावर b एंड c टू द पावर c। तो ये हमारा इक्वेशन आया। अब अगर हम इस यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे तो हमें काम बन जाएगा। बात यहाँ पे आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब ये हो रहा है कि राइट हैंड साइड का जो डायमेंशंस है वो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं जो हमारा t का डायमेंशन है वो t का डायमेंशन शुड बी इक्वल्स टू k का डायमेंशन, यहाँ पे ये डायमेंशनलेस है तो g का डायमेंशन पावर a, h का डायमेंशन पावर b एंड c का जो डायमेंशन है वो पावर c है। तो अब हमें क्या करना है, ये g का डायमेंशन, h का डायमेंशन एंड c का डायमेंशन हमें पुट करना है। तो g का डायमेंशन हमें पुट करने के लिए हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं F इक्वल्स टू जी इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो फिजिकल कांस्टेंट है, जो छोटा छोटा कॉमन फिजिकल कांस्टेंट है, ये सारे फिजिकल कांस्टेंट का डायमेंशंस आपको पता होना चाहिए, याद भी हो जाए तो आप बहुत ही जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो g का वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, g इक्वल्स टू एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। तो ये सब का जो डायमेंशन होगा वही हमारा g का डायमेंशन होगा। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, g f का डायमेंशन हम जानते हैं mlt माइनस 2 और यहाँ पे r का जो डायमेंशन है वो आपको l लिख रहा है। मैं आपको समझा रहा हूँ इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, मैं बहुत ही जल्दी आप कर लेता क्योंकि g का वैल्यू मैं यहाँ सीधा पुट कर लेता, लेकिन आपके लिए मैं ये कर रहा हूँ, है ना। तो ये m का पावर माइनस 2 हो रहा है। तो g का जो डायमेंशन है वो कितना होगा, m माइनस 1, क्योंकि ऊपर m है नीचे m है। L का पावर +3 हो जाएगा एंड T के पावर -2 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आपको G का जो डायमेंशन है वो आपको पता चला। H का डायमेंशन क्या होता है, हम जानते हैं H हमें पता चलता है, मैंने बोला था फोटोन एनर्जी डिवाइडेड, फोटोन एनर्जी इक्वल्स टू H इंटू म्यू, H इंटू न्यू, न्यू मतलब आपका जो फ्रीक्वेंसी था। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो यही तो काम बन गया। जैसे एनर्जी का होता है mL2T-2, अब जो फ्रीक्वेंसी है उसका भी होता है टी इनवर्स। तो अब यहां से अगर देखा जाए तो m का क्या होगा, m तो m रहेगा, l के पावर +2 होगा और t के पावर यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमें h का भी पावर जो डायमेंशन है वो मिल गया। अभी हमें c का डायमेंशन चाहिए, तो c होता है एक स्पीड, स्पीड डिराइव्ड क्वांटिटी है तो हम क्या बोल सकते हैं, l टी इनवर्स। तो अब यहाँ पे क्या करना है, सारे के पुट करना है, जैसे पहला ही जो मैंने आपको बताया था वो सिचुएशन में, तो वैसा ही करना है, इसको एक एक करके मैं यहाँ पे करता हूँ, है ना। तो g का जो डायमेंशन है वो क्या होगा मेरा, m-1 l के पावर 3 और t के पावर -2 पावर a।
एच के पावर क्या हो जा रहा है, m1 हो रहा है, l2 हो रहा है, t-1 हो रहा है, इसके पावर b हो रहा है। अब c के पावर l t इनवर्स है और उसके पावर इधर c है। अब हम जानते हैं जो टाइम है उसका जो भी डायमेंशंस होता है वो सिंपल t होता है, m के पावर 0, l के पावर 0 और t के पावर 1। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, इक्वेट करना है, किसको, पावर्स को इक्वेट कर देना है। जो भी हमारा m के पावर इस साइड लेफ्ट साइड में जो भी होगा उस इस साइड का m का जो डायमेंशंस है उस साइड में लेफ्ट साइड का जो पावर्स है उसके साथ हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। जैसे कि m के पावर देख रहे हैं, मैं यहाँ पे बोल लेता हूँ फॉर m, मैं ये ऐसा बोल लेता हूँ फॉर m, मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे देखो m के ऊपर यहाँ पे कितना आ रहा है, ये -1 है और ये a है, दोनों मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो लिखना है तो -a और इधर से कितना हो रहा है +b और उस साइड में c के जो पावर है यहाँ पे c में कोई m है ही नहीं, यहाँ पे कोई m नहीं है तो मैं सीधा लिख सकता हूँ इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज b इक्वल्स टू a, मैं ये लिख सकता हूँ, है कि नहीं बोलो। फॉर l अगर लिखूं मैं, फॉर l मैं क्या लिख सकता हूँ, l के पावर मतलब यहाँ पे आपको 3a, फिर आपको +2b और फिर आपको +c इक्वल्स टू 0 यहां से मिलता है। अगर मैं t के पावर लिखूं तो क्या बन जाएगा, -2a हो जाएगा, फिर -b हो जाएगा, फिर -c इक्वल्स टू 0 बन गया। अगर मैं ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लूं, ये दोनों इक्वेशन को मैं प्लस कर लूं तो मेरे को क्या मिलेगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 0। यहां से आप देखो a इक्वल्स टू बी है तो मैं बोल सकता हूं 2a, सॉरी यहाँ पे मैं एक चीज गलती कर दिया, यहाँ पे इसका वैल्यू 0 नहीं है, यहाँ पे इसका वैल्यू 1 है तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरा गलती हो गया इसमें, मैंने 1 देखना भूल गया था। ओके, तो अब देखो यहां से इसमें क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 1 हो गया। अब देखो 2a इक्वल्स टू 1 हो गया, a इक्वल्स टू हाफ हो गया, तो आप बोल सकते हो ये b का भी वैल्यू है। अब यहां से ये a एंड b का वैल्यू पता चला। अब c का वैल्यू निकालना है तो किसी भी एक इक्वेशन में इसको पुट कर दो, सो c ऑटोमेटिक आपका जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपको माइनस यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 2, -5/2। तो आप देख सकते हो ये जो पावर्स है सबको एक साथ में लेके कहा चला जाऊंगा, इस t के इक्वेशन में ले चला जाऊंगा, तो मैं लिखता हूं t इक्वल्स टू k इंटू जी टू द पावर हाफ, h टू द पावर हाफ और आप c टू द पावर -5/2। तो यू कैन राइट t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि हमें यही पूछ रहा है, इज प्रोपोर्शनल टू gh डिवाइडेड बाई c टू द पावर 5 और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। तो यहां से आपको कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है बच्चों, यहां से आप देख सकते हो जो ऑप्शन सी, ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर हमारा आ रहा है। तो पहला सवाल यहां से ये बन जाता है ना। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये जो क्वेश्चन मैंने अभी कराया ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको एक दो बार ऐसा टाइप का ही क्वेश्चन जी एच एंड सी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है। इवन इस साल में 2018 में भी आपको उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। आगे जाके हम देखेंगे, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है तो आपको समझ में भी आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है हमारा। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल in SI unit of 128 kg per meter cube in a certain units in which the unit of length is 25 centimeter and unit of mass is 50 gram. द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ दिस मटेरियल आपको निकालना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन आएगा आप तुरंत तो अपने तरफ से अब उसको ट्राई करिएगा। अब मैं आपको सॉल्व करता हूँ, आप उसको पॉज करिए और जल्दी से उसको सॉल्व करिए और देखिए, चेक करिए आपका आंसर करेक्ट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस, यहाँ पे एक्चुअली यूनिट कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में पहुंच रहा है। तो हम वैसे ही जानते हैं, मैं कॉन्सेप्ट साथ में बता देता हूं कि हम जानते हैं अमाउंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। यहाँ पे हम बोल सकते हैं Q इक्वल्स टू n इंटू यू। n मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, u इज द यूनिट, कोई भी एक पर्टिकुलर सिस्टम में होता है, राइट। अब यहां से जो अगर हम देखेंगे, इसको हम देखेंगे अच्छे से, देखो कि एक यूनिट है, जिस यूनिट में दिया हुआ है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, 128 दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसका ऐसा यूनिट दिया हुआ है जो केजी मीटर पर क्यूब यहाँ से आपको दिया हुआ है, पर मीटर क्यूब यहाँ से दिया हुआ है। बट अब दूसरा यूनिट आपको निकालना है, जैसे n2 हो गया, उसमें आपको क्या चाहिए, एक ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब है इसका यूनिट में, है ना।
लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये जो उसका फिजिकल यूनिट है, अगर हम इसमें सीजीएस यूनिट में देखें, मैं आपको ये कंपेयर करके बताता हूँ। ये सीजीएस यूनिट हो गया। सीजीएस यूनिट में इसका यूनिट जो होता है वो 1 हो रहा है, 1 ग्राम, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर माइनस क्यूब हो रहा है। बट हमारा इधर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में इस 1 के जगह 50 ग्राम है, और इस 1 सेंटीमीटर के जगह यहाँ पे 25 सेंटीमीटर माइनस क्यूब ऐसा दिया हुआ है। तो ये बात आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। बात समझ में आ रहा है? अभी हमें न्यूमेरिकल वैल्यू आपको निकालना है। तो मान लेते हैं n1 जो है वो आपको 128 दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ n1 इंटू U1 इक्वल्स टू n2 इंटू U2। आपको लिखना, लिखो ना लिखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको आंसर सही आना चाहिए। सो 128 मल्टीप्लाइड बाई 1 kg इंटू 1 मीटर पर, ऐसा लिखना है, इक्वल्स टू n2। और यहाँ पे जो आपका ग्राम आ रहा है वो 50 ग्राम आ रहा है। इसके पावर में 1 आ रहा है क्योंकि हम डायमेंशन में देख सकते हैं। और दूसरा आपको यहाँ पे 25 जो आ रहा है सेंटीमीटर, और उसका माइनस क्यूब हो रहा है। इसको -3 ना लिख के यहाँ पे मैं -3 लिख सकता हूँ। अब जरा ध्यान से देखना है, 128 और 1 केजी को हम क्या लिख सकते हैं? 1 केजी मीन्स 1000 ग्राम, और इसको अगर डिवाइड करोगे 50 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? 50 ग्राम। इसके पावर 1 है, और 1 मीटर को हम लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर, और इसके नीचे डिवाइडेड बाई 25 सेंटीमीटर, और उसके ऊपर -3, दैट इज N2। ये आप में समझ में आता है। अब अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पे ग्राम ग्राम तो कट गया, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू उसमें क्या होगा? ये 50 कट गया, यहाँ पे ये 20 बचा है, और यहाँ पे ये 4 बचा हुआ है। तो आप देख सकते हो 128 मल्टीप्लाइड बाई 20, और यहाँ पे 4 उसके पावर -3 इक्वल्स टू n है। इसका मतलब क्या हो रहा है? 128 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 इंटू 4। तो आप देख सकते हो यहाँ से अगर एक काट कर दे तो ये 32 बन जाएगा, और यहाँ पे 16 2 जा 32। इसका मतलब जो n का वैल्यू आ रहा है वो 40 आ रहा है। सो आप बोल सकते हो कि ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। तो आपने उसको पॉज करके अपने इसको चेक किया होगा, आप देखिए उसको आंसर जो भी आपने निकाला था वो सही आया कि नहीं। अगर कोई गलती हो रहा है तो अब उसको दोबारा, इस जो सोल्यूशन है उसको थोड़ा एक बार चेक कर लो, है ना। तो अगला सवाल में हम पहुंचते हैं। अगला सवाल क्या है देख लेते हैं। अगला सवाल भी 2019 में आया हुआ है। इसमें देखो 11th जन मॉर्निंग में आया हुआ है। इसमें दिख रहा है अ फोर्स इंटरेक्शन बिटवीन टू एटम्स, फोर्स इंटरेक्शन बिटवीन टू एटम्स इज गिवन बाय F इक्वल्स टू अल्फा बीटा। ये एक्सपोनेंशियल मतलब e टू द पावर -x² डिवाइडेड बाय अल्फा k इंटू t, हायर x इज द डिस्टेंस, k इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये क्या है? k इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड t इज द टेम्परेचर। आप जो यहाँ पे अल्फा एंड बीटा, ये दोनों क्या है? कांस्टेंट है। अब आपको निकालना है डायमेंशन ऑफ बीटा। क्या निकालना है? जो डायमेंशन है वो किसका? बीटा का निकालना है। तो आपको निकालना है डायमेंशन ऑफ बीटा। जैसे भैया हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, अगर कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, कोई भी एक्सपोनेंशियल टर्म आता है, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम बोल सकते हैं कि वो क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। जैसे x², और यहाँ पे आप बोल सकते हो अल्फा इंटू के टी इक्वल्स टू, अब बोल सकते हो इस डायमेंशन लेस मतलब m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, दैट मींस आप 1 बोल सकते हो, है ना। अब x इज जो डायमेंशन x जो है वो हमारा क्या है? डिस्टेंस है। अल्फा इक्वल्स टू आप लिख सकते हो x² डिवाइडेड बाय k इंटू टी, वेयर k इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड t इज द टेम्परेचर। ये हम जानते हैं। अभी ये जो आप बोल सकते हो KTG में आपको मिलेगा, उसमें हमें एक चीज मिलेगा जो E इक्वल्स टू, अभी आपको नहीं पता चल रहा है, जैसे आप थोड़ा देख लो इस एक्सप्रेशन को, क्योंकि आप जो ये जेई का एग्जाम दोगे तो उस सिचुएशन में आप KTG वगैरह वगैरह सब कुछ पढ़ चुके होंगे, है ना। तो इसीलिए ये सब किया गया है। इसीलिए मैं जो ऑफलाइन कोचिंग कराता हूँ उसमें मैं अंत में कराता हूँ ये चैप्टर। फिर भी कोई बात नहीं, हम इसको कर लेते हैं, आपको जरूरत है। तो देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो KT है उसका डायमेंशन एंड एनर्जी का डायमेंशन क्या हो रहा है? दोनों सेम होता है। तो एनर्जी का डायमेंशन हम जानते हैं ml2t-2। बात समझ में आ रहा है? तो अब यहां से देख सकते हो जो अल्फा का जो डायमेंशन होगा, अल्फा का डायमेंशन क्या होगा? अल्फा का डायमेंशन इज टू L² L2, और यहाँ पे ml2t-2। अब ऐसा देख सकते हो L2 कैंसल आउट हो जाएगा,
m इनवर्स और यहाँ पे t का पावर 2 हो जाएगा। तो ये अल्फा का आया, बट इन आवर क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा, बीटा का डायमेंशन पूछा। आप देख सकते हो ये पार्ट तो क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गया, ये पार्ट क्या हो गया, डायमेंशन लेस। अब यहाँ पे f इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा है, f इक्वल्स टू अल्फा इंटू, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, फोर्स है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, फोर्स है। तो f का डायमेंशन दैट शुड बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ अल्फा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायमेंशन ऑफ बीटा। सो वी नीड टू कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ बीटा। सो बीटा इक्वल्स टू आप बोल सकते हो f डायमेंशन ऑफ f डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ अल्फा। तो देखो अब यहां से ये f का जो डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू, और यहाँ पे अल्फा का जो डायमेंशन होगा m इनवर्स टी 2 हो रहा है। तो ये पूरा डायमेंशन आ रहा है। इसको हम अगर ऊपर नीचे उसका जो सिंप्लीफाई करें तो आपको मिलेगा ये माइनस टू प्लस टू m टू द पावर प्लस 2 और ये l टू द पावर 1 एंड t टू द पावर 4। तो आई होप आपको ये पता चल गया ये कौन सा आंसर आ रहा है। देखो जरा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, यस ये ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है। तो आप देख सकते हो m2l एंड t टू द पावर -4, यहाँ पे हमें अच्छा यहाँ पे +4 दिख रहा है, तो ये -4 हो गया। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बीटा, ये किसका है हो गया, बीटा हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया आसानी से, है ना। तो अगला सवाल देखते हैं, ये भी 2019 को आया हुआ है ना। तो जो 2019 को आया हुआ है, हम देख रहे हैं सारे के सारे 2019 को आया हुआ है ना। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो इफ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ स्पीड v एक्सीलरेशन a एंड f इज द फोर्स आर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स, द डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस विल बी। डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस आपको निकालना है। तो यहां से आप बोल सकते हो डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस अगर आपको चाहिए तो एक्चुअल में ये डायमेंशन एनालिसिस या आप यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू आप बोल सकते हो k इंटू बी टू द पावर a टू द पावर b एंड f टू द पावर c। तो ये आपने क्या करा, पूरा आपने फॉर्मूला को लिख दिया। अभी क्या करना है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है उसको आपको इक्वेट करना है। आप इक्वेट कर सकते हो मेरे ख्याल से, जो भी आप देख सकते हो। अब यहाँ पे हमारा जो यंग्स मॉडुलस है, जो यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू हम जानते हैं स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन होता है। क्या होता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो इसका मतलब आप देख सकते हो ये स्ट्रेस, स्ट्रेन तो होता है डायमेंशनलेस, स्ट्रेस होता है फोर्स डिवाइडेड बाय ए। इसका मतलब अगर डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस देखा जाए तो एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई L2, मैं आपको समझा रहा हूं, है ना। तो L -1 और T -2 ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड का। जैसे ये हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन हो गया, m पावर 1 L के पावर -1 और T के पावर -2। अब यहाँ से देख सकते हो के, और ये हमारा स्पीड हो गया, v क्या हो गया, स्पीड हो गया L T -1 ऐसा L टू द पावर ये हो गया। एक्सीलरेशन है ये L T -2 हो जाएगा यहाँ पे b। और ये जो फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m एल टी -2 टू द पावर c हो जा रहा है, -2 टू द पावर c। अगर हम यहाँ पे डायमेंशंस जो पावर है m l एंड t का पावर है, ये हमारा k है, k का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनलेस, तो हम लिख सकते हैं 1। तो देखो यहाँ से हमें एक चीज मिल रहा है, ये सारे के सारे चीज आपको मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे m कहाँ आ रहा है, b पे नहीं, c पे आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, c पे आ रहा है ना। तो आप देखो यहाँ पे आप सीधा सीधा लिख सकते हो c इक्वल्स टू 1 यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि m का डायमेंशन यहाँ पे है और ये वाला पार्ट यहाँ पर है। तो दोनों का पावर अगर इक्वेट करोगे तो ये मिलता है। दूसरा अगर l का देखा जाए तो l इक्वल्स टू -1 इक्वल्स टू आप लिख सकते हो यहाँ पे l एक a हो गया, a और यहाँ पे b प्लस b और यहाँ पे आपको प्लस c नजर आ रहा है। तो a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू -1 आ रहा है। और तीसरा जो इक्वेशन है यहाँ पे हमारा -2 है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो -2 एंड t माइनस a हो गया, फिर -2b हो गया, फिर -2c हो गया। तो यहाँ पे माइनस का खेल हो रहा है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आप a का वैल्यू निकाल सकते हो। अगर इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपने आप काम बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे -2 हो गया, ये हो गया आपका 2a प्लस 2b प्लस 2c। अब देखोगे इसको दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, ये गेट्स कैंसल्ड आउट। अगर दोनों को हम प्लस करेंगे
तो अब देखो यहाँ पे a का वैल्यू क्या आ रहा है, a इक्वल्स टू -4 आ रहा है, a इक्वल्स टू -4 आ रहा है। b का वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू पुट कर दो, b का वैल्यू पुट कर दो, सॉरी c का वैल्यू पुट कर दो और a का वैल्यू पुट कर दो, b ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको पता चल गया होगा मेरे ख्याल से। तो c का वैल्यू हमें दिया हुआ है a, तो b का वैल्यू आपको 2 नजर आएगा। तो मेरे ख्याल से आपका जो ये जो मैंने करा है वो आपको समझ में भी आ गया। तो यंग्स मॉडुलस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर a, मतलब v टू द पावर -4। अब लिख सकते हो a के पावर, कैपिटल A के पावर, यहाँ पे b आ रहा है, इसका मतलब a स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे f के पावर c, इसका मतलब f1 हो गया। तो मेरे ख्याल से ये कौन सा ऑप्शन हो गया, b टू द पावर -4 a 2 एंड f। सो आंसर आपका 4 हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, 4 विल बी द करेक्ट आंसर। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया आपको। अगर समझ में ना आए तो आप डाउट मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। कहाँ पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाके भी मेरे पे बात कर सकते हो, है ना। तो फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है उसमें पहुंच जाते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे लेट एल आर एंड सी, यहाँ पे तीन चीजें दिया हुआ है, एल आर सी एंड वी रिप्रेजेंट्स इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज रेस्पेक्टिवली। आपको सब पता चल गया क्या क्या है। डायमेंशन ऑफ एल डिवाइडेड बाई आर डिवाइडेड आर, एल डिवाइडेड बाई आर इंटू सी इंटू वी, आर सी वी निकालना है। इसका डायमेंशन क्या होगा इन एसआई यूनिट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। अब देखो ये इंडक्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका हो गया सी, ये हो गया वी, सारे कुछ हम जानते हैं। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आप इलेक्ट्रोस्टैट्स जब पढ़ोगे तो आपको मिलेगा एक चीज, सी इंटू वी दैट इज इक्वल्स टू चार्ज। ये क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू चार्ज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी टाइम पे अगर टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी हो रहा है, एक्चुअल में क्या होता है, पैरेलल प्लेट होता है या फिर कोई भी कैपेसिटर होता है, तो आप इसमें क्या करते हो, बैटरी लगाते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, कैपेसिटर का एक प्लेट दूसरा प्लेट्स पे ये चार्ज को फ्लो कराता है ना। तो ऐसा करते करते अब टी इक्वल्स टू जब इन्फिनिटी हो जाता है तो टोटल चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर कर लेता है इसमें जितना आ रहा होता है। तो वो टोटल चार्ज का वैल्यू होता है Q, एंड दैट Q इक्वल्स टू कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें ये मिल गया। तो अब देख सकते हो जो CV का जो अब डायमेंशन है वो कितना होगा, Q का डायमेंशन के बराबर हो गया। इसका मतलब Q का डायमेंशन क्या होता है, I एंड T का डायमेंशन हो गया, I एंड T का डायमेंशन A इंटू T हो गया। बात समझ में आया नहीं, बोलो। इतना समझ में आता है। दूसरा हमें एक फिजिकल क्वांटिटी मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट होता है L डिवाइडेड बाई R। क्या होता है, L डिवाइडेड बाई R, दैट इज टाइम कांस्टेंट होता है। उस टाइम कांस्टेंट का जो डायमेंशन हो रहा है, L इज इंडक्टेंस एंड R इज द रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल्स टू T होता है। टाइम कांस्टेंट R डिवाइडेड बाई L हो रहा है, तो यहां से आप इसमें पुट कर सकते हो, ये T का वैल्यू हो गया। अब देखो हमें क्या चाहिए, L डिवाइडेड बाई R, ये तो हमें पता चला, इंटू 1 डिवाइडेड बाई सी इंटू वी। ये इस पूरा चीज का डायमेंशन आपको चाहिए। इसका मतलब L डिवाइडेड बाई R का डायमेंशन आपको तो T पता चल गया। 1 बाई सी का जो डायमेंशन है वो कितना हो रहा है, 1 डिवाइडेड बाई A इंटू टी। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया, यहाँ पे टी गेट्स कैंसल्ड आउट हो गया, यहाँ पे एक टी दूसरे टी को मार दिया और A का जो डायमेंशन है वो -1 आया। तो आई होप ये जो मैंने आपको बताया इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा। ये जो चीज है ये आपको कैपेसिटेंस में मिलेगा, जो आप कैपेसिटर पढ़ोगे या आपने उस नोट्स किताब को देखे हैं तो उस किताब में बहुत सारे इसमें डायमेंशंस दिए हुए हैं। तो इस सिचुएशन में आपको अभी ऐसा लग रहा है कि हमें याद रखना पड़ रहा है, बट जब आप क्लास 12 में पहुंच जाओगे ना तो आपको वैसे ही ये याद रह जाएगा, वैसे ही याद रह जाएगा। तो कैपेसिटर का वैल्यू या फिर L डिवाइडेड बाई R जो रेजिस्टेंस मैंने बोला यहाँ पे टाइम कांस्टेंट के बारे में, तो ये चीज भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। मेरे ख्याल से ये आपको डरने का कोई जरूरत नहीं है, ताकि आप 12 पहुंचते पहुंचते आपको ये सारे चीज याद हो जाएगा। अभी के चैप्टर है इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ऐसे टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो इसका जो डायमेंशन है वो एम्पियर इनवर्स हो गया। तो हमारा ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो रहा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन 2, दैट इज ए इनवर्स। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। अगला सवाल देखते हैं, ये सारे जेई 2019 को आया हुआ है ना। तो अगला सवाल देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था, पहले भी करा दिया था। कौन सा, जब मैंने ये आपको यहाँ पे डायमेंशन एनालिसिस कर रहा था तो उस सिचुएशन में कांस्टेंट का जो फिजिकल कांस्टेंट का जो डायमेंशन निकालना था ना,
फिजिकल कांस्टेंट का। उस सिचुएशन में लास्ट वीडियो जो अब मैंने बनाया था, तो उस लास्ट वीडियो में आप इसको जाके देख सकते हो फिजिकल कांस्टेंट के ऊपर। इस पूरा को मैंने पूरा इलेबोरेट करा था, है ना, उसमें जाके आप उसको देख लो। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये आंसर कौन सा था। मेरे ख्याल से ऑप्शन 4 था। हाँ, ऑप्शन 4 ही था। ये ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हो ये ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। तो अगला देखते हैं, इसको आप देख लीजिएगा, उस वीडियो में जाके देखिए, लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा, लास्ट वीडियो में उसको देख लीजिए, जो हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशन का जो 5th लेसन है, उसमें जाके आप इसको देख सकते हो, है ना। आई बटन क्लिक करके उसको देख लेना, है ना। तो अगला सवाल है हमारा 7th क्वेश्चन, वो भी 2019 को आया हुआ है। आप देख सकते हो 2019 को ही आया हुआ है, सारे एक जैसा टाइप का क्वेश्चन ही आ रहा है। तो इस यूनिट्स एंड डायमेंशन जो मैंने चैप्टर को स्टार्ट करा था, उस सिचुएशन में मैंने बोला था जेई में, नीट में हमेशा ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछता है, और इस पार्ट से आपको हमेशा हर साल आपको क्वेश्चन पूछता है। तो ये आप देख लीजिए 7th क्वेश्चन में क्या बोला, इफ सरफेस टेंशन एस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड प्लैंक कांस्टेंट h were to be taken as fundamental units, then dimensional formula for linear momentum would be, क्या होगा। अब लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन आपको निकालना है। क्या निकालना है? लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी पता चल जाएगा, कोई शक वाली बात नहीं। लीनियर मोमेंटम हम p से डिनोट करते हैं, दैट इज लीनियर मोमेंटम इक्वल्स टू p m इंटू v होता है। तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन आपको पता चल गया, m l t-1। अरे पता चला कि नहीं, बोलो। ये तो पता चल गया। अब ये जो p है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप बोल सकते हो s टू द पावर a, एंड आप बोल सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो टू द पावर b, एंड अब h जो प्लैंक कांस्टेंट है वो टू द पावर c। तो ये आपका आया। अभी क्या करना है, डायमेंशन ऑफ p इक्वल्स टू, अब क्या करना है, डायमेंशन ऑफ s टू द पावर a, डायमेंशन ऑफ i टू द पावर b, डायमेंशन ऑफ h टू द पावर c। जैसे h होता है हमारा प्लैंक कांस्टेंट, h इक्वल्स टू मैंने e डिवाइडेड बाई म्यू बोला था। जो h का डायमेंशन है वो क्या है हमारा, h का डायमेंशन मैंने क्या बोला था, h का डायमेंशन मैंने m l2t-1 ये बोला था, है ना। एनर्जी डिवाइडेड बाई ये बोलोगे तो आपको यही समझ में आ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आपका, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो I दैट इज इक्वल्स टू, आप देख सकते हो mr², नॉर्मली होता है mr²। तो m इज द मास, तो m आ रहा है। r जो डिस्टेंस होता है, रेडियस होता है, जो एक्सिस से, जिस एक्सिस के अबाउट वो बॉडी रोटेट कर रहा होता है। एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में आपको बाद में बताऊंगा जब आपको रोटेशनल रिजिड बॉडी डायनामिक्स में पहुंचेंगे। फिलहाल आपको इसका जो फॉर्मूला है वो आपको इसको एक्सप्रेशन को थोड़ा ध्यान में रखना है। mr² होता है, इससे कोई भी एक पॉइंट मास है, उस पॉइंट मास का दूरिया को हम क्या मानते हैं, r मानते हैं। फिर वो डिस्टेंस बन जा रहा है, तो l बन जाएगा। अब यहाँ पे सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन एक्चुअल में क्या है, सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो डायमेंशन ऑफ इसका क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन आप बोल सकते हो इसमें mlt टू द पावर -2 होता था। तो यहाँ से l कट जाएगा, तो आप बोल सकते हो l यहाँ से हट जाएगा, तो mlt इनवर्स हो t-2 हो जाएगा आपका। यहाँ पे जो भी डायमेंशन है ये ऐसा बोल सकते हो। तो अब यहाँ पे आपको पुट करना है एक एक करके, और मोमेंटम का जो डायमेंशन है मैंने यहाँ पे आपको अभी अभी तो बताया है, यहाँ पे आप अभी अभी बताया। तो इस सिचुएशन में आप इसको जाके आराम से इसको देख सकते हो, एम एल टी इनवर्स ऐसा पुट करो, और यहाँ पे सारे के सारे पुट कर लो और अपने आप आंसर निकल आ जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ए का वैल्यू आएगा उसको आप टैली कर लीजिएगा। ए का वैल्यू हाफ आएगा, बी का वैल्यू अगेन हाफ आएगा, एंड सी का वैल्यू अगेन 0 आएगा। तो मेरे ख्याल से ए हाफ बी हाफ, इसका मतलब आपको P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस आई, इसमें अंडर रूट एस आई का अंडर रूट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से कौन सा आंसर होगा, अंडर रूट, हाँ ये वाला कौन सा हो गया, हाफ हाफ किसमें है, इसमें है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। तो इसको चेक कर लीजिएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो रहा है। इसमें सिर्फ आप इसको क्या करना है, इक्वेट करना है, जो भी मैंने अभी अभी आपको बताया था। ये सारे क्वेश्चन तो वैसा ही टाइप का हो रहा है, जेई का ही है, ये जेई में आया हुआ है, कब 2019 को आया हुआ है, आप देख रहे हो 8 अप्रैल को आया हुआ है ना। तो अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, इन द फॉर्मूला x इक्वल्स टू 5 multiplied by y(z²), where x and z are dimensions of capacitance and magnetic field respectively. What are the dimensions of y? आपको निकालना है dimensions of y। यहाँ पे आप देख के ऐसा डर मत जाना कि अरे सर ये क्या है, कैपेसिटेंस मैग्नेटिक फील्ड हमें तो अभी तक नहीं पढ़ा। देखो मैं बोल देता हूँ, कैपेसिटर थोड़ी देर पहले
पिछले सवालों में मैंने ये करा था सी इंटू वी, यहाँ पे मैंने बोला था सी होता है हमारा कैपेसिटेंस और वी होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस एंड क्यू इज द चार्ज। तो सी का जो डायमेंशन है वो क्या हो गया, सी डिवाइडेड बाई क्यू डिवाइडेड बाई वी। अरे हुआ कि नहीं बोलो। अब क्यू क्या हो गया, चार्ज हो गया। अब ये वी जो है वो आप क्लास 10th में पढ़े थे कि वी इक्वल्स टू क्या था, वर्क डिवाइडेड बाई चार्ज। अरे होता था कि नहीं बोलो। एक चार्ज को आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में आप जितना कार्य करते हो उतना कार्य को आप क्या बोलते हो, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज डब्ल्यू। और यहाँ पे नीचे क्यू है तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर हो गया। अरे देखो काम बन गया। Q का जो डायमेंशन है वो a इंटू टी होता है, इसका स्क्वायर, इसका मतलब a के पावर 2 है, t के पावर भी अगेन 2 है। अब इसका जो वर्क है उसका क्या हो रहा है, वर्क तो एनर्जी का होता है t माइनस 2। अरे हुआ कि नहीं बोलो। तो अब देखो आराम से m के पावर -1, l के पावर -2, a के पावर 2 एंड t के पावर 4। मेरे ख्याल से इतना समझ में आया। जो हमारा कैपेसिटेंस का जो डायमेंशन है, या फिर आप बोल सकते हो ये x का जो डायमेंशन है, किसका डायमेंशन है ये, x का डायमेंशन, सॉरी l के पावर यहाँ पे -2 होना चाहिए, मैंने यहाँ पे ऐसा नहीं है ना। तो ये x का डायमेंशन हो गया और x हमारा क्या था, कैपेसिटेंस था। अरे आया कि नहीं बोलो। अब दूसरा आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। अगेन आप क्लास 10th में पढ़े थे, F इक्वल्स टू आई एल, ये बोल सकते हो आई एल इन टू बी। आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, एल इज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। एंड ये होता था आपका जो भी फोर्स था। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये आपने पहले भी पढ़ा है। तो मैग्नेटिक फील्ड F इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाई एल, उसी चीज का आपको क्या करना है, डायमेंशन निकालना है। और यहाँ पे हमारा x होता रहा है, ये b जो है वो हमारा क्या है, z बता रहा है। b क्या है हमारा, z बता रहा है। तो देखो यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन l m l t माइनस 2, यहाँ पे आपको a मतलब ये I जो है वो a आ रहा है और l तो l है। तो अब ये कट गया तो बचेगा क्या, m a इनवर्स t माइनस 2। अरे आया नहीं बोलो। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है, ये z का हो गया। हमें क्वेश्चन में पूछा y का चाहिए, तो y कैन बी रिटन एज x डिवाइडेड बाई 5 इंटू जेड स्क्वायर। अभी इसका अगर डायमेंशन चाहिए तो मैं पेन को थोड़ा चेंज करके मजा दिलाता हूँ आपको, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये हो गया आपका। अब ये इसका मतलब आप बोल सकते हो x का डायमेंशन डिवाइडेड बाई अब जेड स्क्वायर का डायमेंशन। 5 का डायमेंशन तो हम लेंगे ही नहीं क्योंकि ये डायमेंशन है, इसका डायमेंशन है, सॉरी 5 है तो इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन लेस हो गया है ना। तो x का जो पावर है, डायमेंशन है -1, l के पावर -2, a के पावर 2, t के पावर +4, ये मैंने पूछ किया। अब ये वाला जो आपका b है उसका स्क्वायर करके पुट करना है, m के पावर -2 हो गया, +2 हो गया, a के पावर -2 हो गया और t के पावर -4 हो गया। तो अब इसको जो भी एक एक ऊपर उसको ले चले जाओ, उसको सिंप्लीफाई कर लो, अपने आप आंसर बन जाएगा। तो यहाँ से m के पावर जो होगा वो -3 बनेगा, l के पावर -2 बनेगा, a के पावर 4 बनेगा एंड t के पावर 8 बनेगा। क्या बनेगा, t के पावर 8 बनेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ये मेरे ख्याल से हाँ, यहाँ से ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। तो देखो ध्यान से, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आ रहा है। ये भी आपने क्वेश्चन कर लिया। यहाँ पे कुछ नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड पूछा, उसको देख के आप क्वेश्चन को छोड़ मत देना, मतलब उस सिचुएशन में तो आप छोड़ोगे नहीं। अभी आपको डर लग सकता है क्योंकि आपने नहीं पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड, बट अब मैं आपको बता देता हूँ, आपने ये क्लास 10th में पढ़े थे। कहाँ पढ़े थे, क्लास 10th में आप पढ़ के आए हो। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, F इक्वल्स टू आई इंटू एल इंटू बी। अरे पता है ना, ये तो आपने एग्जाम में लिखे भी हो, अपने 12th ये 10th का बोर्ड एग्जाम दे चुके हो ना। ये ऐसा गलत मत बोलना कि आपको नहीं पता है ना। चलो दूसरा सवाल देखते हैं, ये 9th सवाल हो गया। Which of the following combination has dimensions of electrical resistance? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का डायमेंशन हमें चाहिए, R का डायमेंशन चाहिए मेरे को, वो बराबर होना चाहिए। जो यहाँ पे आपको बता दिया कि ये एप्सिलॉन नॉट है जो परमिटिविटी है, एंड उस एप्सिलॉन परमिटिविटी वैक्यूम, या फिर आप फ्री स्पेस का बोल सकते हो, और म्यू जो है वो आप बोल सकते हो इज द परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, है ना। तो आपको यहाँ से बताना है एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू का, यहाँ पे सर में हर में रिलेशन दिया हुआ है, दोनों का डिवीजन है। आपको थोड़ा याद होगा, मैंने प्रीवियस क्लास में ऐसा टाइप का भी एक का डायमेंशन मैंने निकाला था, याद आ रहा है कुछ। तो उसमें मैंने बोला था ये एप्सिलॉन है और सी का वैल्यू जो है वो क्या हो जा रहा था, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एप्सिलॉन इंटू
म्यू म्यू नॉट हो रहा था, तो इसमें हम सी बोल रहे थे। तो ये वगैरह वगैरह करने के बाद हमें यहाँ से सी आ रहा था। फिर ये एप्सिलॉन का जो डायमेंशन था मैंने उसको निकाला था कहाँ से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। ऐसा निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से देख सकते हो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आ रहा है Q1 Q2 डिवाइडेड बाई एफ इंटू आर स्क्वायर। ये अब मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको करा दिया था। ये एप्सिलॉन का यहाँ से आप इसको निकाल सकते हो, एप्सिलॉन का जो भी डायमेंशन आ रहा होगा वो हमें कितना नजर आएगा वो सीधा आपको पुट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है इसमें, पुट करना है सीधा जो भी आप यहाँ से ए स्क्वायर टी, क्योंकि चार्ज है तो ऐसे ए टी लिख सकते हो, ये फोर्स है MLT-2 बोल सकते हो, और यहाँ पे एल है ए स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इससे हमें एप्सिलॉन का वैल्यू आ रहा है, और सी हमारा क्या बनता है, सी स्पीड होता है। ऐसा करेंगे तो ये जो हमें मिल रहा होगा, ये जो हमें मिल रहा होगा, ये कोई भी मैंने एक ऑप्शन ले लिया, कोई भी ऑप्शन मैंने ले लिया, उसमें कोई राइट हैंड थंब रूल नहीं, आप कौन सा लेना है, आप ऐसा क्यों ले रहे हो, क्योंकि मैंने ये पहले भी करा था एक बार, है ना। आप आपको थोड़ा याद हुआ होगा, आपको थोड़ा याद भी हुआ होगा। तो उस सिचुएशन में अगर आप इसका निकालोगे ना, तो ये दोनों का वैल्यू जो आएगा इसमें अंडर रूट करोगे तो इसका जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस है उसके बराबर नहीं आएगा। तो वो देखो रेजिस्टेंस का जो यूनिट हो जा रहा है, तो ये एम, अब देख सकते हो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, देखो मैं बताता हूँ, वी डिवाइडेड बाई आई होता है। वी क्या होता है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड आई इज करंट है। अब ये वर्क डिवाइडेड बाई चार्ज, ये क्या हो रहा है, वर्क डिवाइडेड बाई चार्ज। तो आर का पहले डायमेंशन निकाल लेते हैं। आर का डायमेंशन हो गया वर्क डिवाइडेड बाई आई इंटू क्यू, अरे है कि नहीं बोलो। तो अब वर्क का क्या है, ML2T-2 हो गया, और यहां से ए तो है ही, और यहाँ पे क्यू को भी हम ए इंटू टी बोल सकते हैं, तो ये टी बोल लिए, अरे आया नहीं बोलो। तो ML2A-2 एंड T-3 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यहाँ से जो आपको मिल रहा है M-1 L-3 एंड T-+4, और यहाँ से A-2, ये आपको मिला, ये एप्सिलॉन है। इसके साथ अगर आप सी का वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू सी पुट करोगे तब भी कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा, -1, एल का मल्टीप्लाई करोगे तो -2 हो जाएगा, टी यहाँ से प्लस करोगे तो टी क्यूब हो जाएगा, और यहाँ से अगर आप इसको देखोगे ए का वैल्यू तो ए ही है। अब देखो ये दोनों का जो रिलेशन है, ये दोनों का जो रिलेशन है, ये ओमेगा इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू सी, और ये आप देख सकते हो आर का, ये दोनों का थोड़ा आपको रेसिप्रोकल टाइप का नजर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हमने चूज करा था ये वाला हमारा आंसर है, बट यहाँ पे हमें दिख रहा है ये वाला नहीं, उसका रेसिप्रोकल है। दैट मीन्स आप बोल सकते हो म्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। मैंने इसको क्यों पकड़ा, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने ऐसा करा था। दैट इज आप बोल सकते हो आर का डायमेंशन, अरे आया नहीं बोलो, तो ऐसा आप बोल सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, कौन सा ऑप्शन हो रहा है, आप खुद बोल सकते हो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये समझ में आ गया। तो ये 9 सवाल हमने 2019 से कर लिया, 2019 में, ये भी 2019 को ही आया हुआ है। 9 सवाल हमने इससे करा। अगला एक सवाल करते हैं जो हमें मजा आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये 2018 को ही आया हुआ है, 2018 में आया है। देखो यहाँ पे बोला करेक्टरिस्टिक्स डिस्टेंस एट व्हिच क्वांटम ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स आर significant. The Planck length determined from a suitable combination of the fundamental physical constants G, H, C. Which of the following correctly gave the Planck constant Planck length? यहाँ पे आपको Planck length देगा। तो मैंने जैसे ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी करा है, मैंने उस टाइम बोला आपको 2018 में भी ऐसा टाइप का जी एच एंड सी के ऊपर ऐसे क्वेश्चन बन भी चुका है। तो हम क्या करना है, देखो ऐसा टाइप में क्या करना है, एल हमारा प्लैंक लेंथ बोल रहा है तो एल ऑब्वियस बात है, तो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हम बोल लेते हैं जी टू द पावर ए, एच टू द पावर बी एंड सी टू द पावर सी, यही हो रहा है। तो उस सिचुएशन में हमने क्या करा, जो पहले वाला जो सिचुएशन है मैं आपको दिखा देता हूं कौन सा बात कर रहा हूं, मेरे ख्याल से पहला वाला ही था हमारा, हाँ यहाँ पे मैंने ये वाला क्वेश्चन करा था, है ना। तो इस सिचुएशन में टी बोला था, इस सिचुएशन में हमने क्या बोला, टी बोला था, बट ये वाला क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसमें करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये एल के जगह, यहाँ पे उसमें टी था लेकिन इसमें हमने एल कर दिया, तो एल का डायमेंशन लिखना है, फिर ये सब का डायमेंशन को इक्वेट करना है, फिर आपके अपने आप पता चल जाएगा ये कौन सा आंसर होगा। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया। तो ऑप्शन जो है हमारा वो बी होगा, ये ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो अब इसको जरा चेक कर लीजिएगा, बी करेक्ट हो रहा होगा।
है ना। अब इसको चेक करिएगा और मेरे को कमेंट करके बताइए आपको आंसर सही आया कि नहीं, है ना। 2018 में आया हुआ है जेई में। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया। ये 10 क्वेश्चन हमने जेई का सवाल लगाया और सारे के सारे एक टाइप का सवाल आ रहा था और आपको पता भी चल गया होगा कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन बनता है। 2018, 19 इसमें हमने करा। अब 17 को देखो, 16, 15, हर साल आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है, तो है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर पे, तब तक आप खुश रहिएगा। और अगले लेक्चर हमारा होगा एरर्स के ऊपर, है ना। एरर्स क्या होता है, एरर्स के ऊपर जो भी हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो सारा चीज हम उसको कवर करेंगे। फिर हमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी तो पढ़ना है ना। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच। और इस वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करें। जिससे फैला दो, बच्चों को समझ में आना चाहिए ये जो जेई का सवाल है इतना आसान होता है ना। थैंक यू सो मच, बाय।